सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवाना को खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अभी आप देख ही रहे थे, अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया गया नारवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स में करप्शन में तहकीकात के हवाले से। और अभी ज़ाहिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी गुफ्तगू कर रही थी और एहसन इकबाल के साहबजादे भी गुफ्तगू कर रहे थे। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा खासी मुझे गुस्से में भी लगी और दुखी भी लगी और उन्होंने खूब तनकीद की हुकूमत पर, खास तौर पर इमरान खान पर। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अब आपका जाने का वक्त हुआ चाहता है, अब आपकी छुट्टी होने वाली है। उन्होंने आर्टिकल 6 भी लगाने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा आर्टिकल 6 लगना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से वो अवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं, जिस तरह से कारोबार बंद कराया जा रहा है, जिस तरह लोगों से नौकरियां छीनी जा रही हैं, जो मुल्क के साथ किया जा रहा है, तो उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उन्होंने कहा आज एहसन इकबाल ने खुद ही बता दिया कि वो मनसूबा था, जो मरा हुआ मनसूबा था, जो पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ था, उसको नून लीग ने मुकम्मल किया और उस पर जितने अरब खर्च हुए वो भी बताए, लेकिन 6 अरब का तो कोई भी ऐसा वहां पर नुकसान नहीं किया गया। और उस पर उससे पहले ही तकरीबन 1-2 घंटे पहले ही एहसन इकबाल साहब आए थे और उन्होंने गुफ्तगू की थी। और उन्होंने क्या कहा था जरा आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि 6 अरब की करप्शन इसमें कैसे हो सकती है, क्योंकि टोटल 2.5 अरब का ये मनसूबा है। और उनके बेटे जो अहमद इकबाल साहब भी गुफ्तगू करते उन्होंने भी ये कहा कि ये तो मनसूबा 90% मुकम्मल हो चुका है और 1 साल से मुकम्मल है मनसूबा, और उसके बावजूद ऐसे मनसूबों को बंद करना ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की नाअहली है। वाकई क्या हुकूमत और नैब का गठजोड़ है? ये हुकूमत की नाअहली है कि ये सब कुछ हुकूमत ही करवा रही है? ये नैरेटिव कब तब्दील होगा, जरा इस पर हम बात करते हैं। मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका बसर साहब। और हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी मौजूद है। हारिस साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बसर साहब, ये जो एक परसेप्शन है, ये जो एक नैरेटिव है जो कि शुरू दिन से नून लीग ने अपनाया हुआ है कि जी नैब और पीटीआई यानी कि हुकूमत का गठजोड़ है, और ये आज की कहानी नहीं है, ये तो आपको पता है पहले की कहानी है। जब भी कोई हुकूमत होती है, जब भी करप्शन के केसेस खुलते हैं तो यही कहा जाता है कि हुकूमत और नैब का गठजोड़ है। पहली बात, ये परसेप्शन कब खत्म होगा? दूसरी बात, ये एहसन इकबाल की जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारियों का सिलसिला पहले ही बात की सुप्रीम कोर्ट ने भी, नैब ने, गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, जरूरी है कि गिरफ्तारी करके ही तहकीकात की जाए। मैं आपके 2-3 सवाल आते हैं। पहली बात तो मरियम, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, आपने भी कहा, देखिए ये तो बिल्कुल जो परसेप्शन की बात है, चोर मचाए शोर वाली बात है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई बजाय इसके कि आप जो इशू डिस्कस हो रहा है, एहसन इकबाल साहब को क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्या रीजनिंग है, उसके ऊपर बात करें। मैंने अभी मरियम बीबी को सुना है, तमाम गुफ्तगू उनकी इमरान खान से शुरू हुई और इमरान खान पर ख़त्म हुई। इसको इमरान फोबिया कहते हैं। और जाहिर है इमरान खान ने कहा था कि मेरी जान भी चली जाए, हुकूमत तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं करप्शन पे और बदयांती पे और लूट, तो ये आप लोग करवा रहे हैं। मैं बताता हूँ, मैं इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। हमने सिर्फ ये किया है, हमने इदारों को खुद मुख्तार किया है, हम इदारों में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, सुमैया अभी तक का जो कानून है, मैं एक वकील भी हूँ, अभी तक का जो नैब के कवानीन हैं जो हमने नहीं बनाए हैं, जो बनाए मुशर्रफ ने थे, लेकिन उसके बाद 10 साल हुकूमत रही नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, इन्होंने नहीं इनको चेंज किया। फिर उसके बाद चेयरमैन नैब भी इनका लगाया हुआ। जो मौजूदा कवानीन है उनके ताबे ये इख्तियार हासिल है कि अगर कोई मुलजम, अगर कोई नैब तलब करती है और वो उनको सेटिस्फाई नहीं करता तो वो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर इसको चेंज करना है, हमने तो 100 बार कहा है, आइए हर कानून के अंदर, और मैं खुद ये समझता हूँ कि जब तक आप उसके मुतल्लिक पूरी FIR लॉन्च ना कर लें, FIR जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और ये क्या कहते हैं उसको जो भेजते हैं कोर्ट के अंदर उसके एलिगेशंस का, वो भेजते हैं, अगर वो जब तक दाखिल ना हो जाए, रेफरेंस जिसे कहते हैं, उस वक्त तक मैं खुद समझता हूँ कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कानून मौजूद है सुमैया, जब कानून मौजूद है, जब तक वो चेंज नहीं होता उसके ताबे गिरफ्तारी हो सकती है। और अच्छा, चेंज करने की देखिए आपने खुद ही बात कर दी। मेरा अगला सवाल यही था कि बार बार बात भी की जा रही है कि नैब के कवानीन में हम तरमीम करेंगे, हम इस पर बात करेंगे, तो फिर बात क्यों नहीं होती? अब सुमैया मैं फिर आपको कहूँ कि बाकायदा हमने कहा था कि 4-5 इश्यूज हैं। जाहिर है जो खारजा पॉलिसी है वो किसी की ज़ात की नहीं होती, किसी की जमात की नहीं होती, वो पाकिस्तान जो
ऐसे इश्यूज जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, जो कलेक्टिव हैं, वहाँ एक कलेक्टिव सोच आनी चाहिए पार्टी से बालातर होकर। उसमें खारजा पॉलिसी है, इकोनॉमी है, नैब लॉज हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर पुलिस रिफॉर्म्स हैं, और सबसे बढ़कर जो इलेक्शन के ऊपर प्रोपेगेंडा होता है जी, हमारा वोट चोरी हो गया, इलेक्शन रिफॉर्म्स, ये हम चाहते हों। अभी आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद स्टेटमेंट दिया था, आइए हम बेहतर से बेहतर कवानीन को लेकर आए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला करप्शन का है और लूटमार का है, जिसका जिक्र पहले दिन जब चीफ जस्टिस साहब जो नए हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार खान साहब, जब उन्होंने हलफ लिया, उन्होंने भी यही बात कही कि पाकिस्तान का, और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इशू है वो करप्शन है, करप्शन है और करप्शन है। उसके ऊपर आज आ जाएं, बैठ जाएं, जो बेहतर कवानीन बनाने हैं ताकि कोई चोर ना बच सके। बिल्कुल सही। चले बात कर लें, बैठ जाएं, कवानीन में तरमीम भी कर लें, लेकिन हारिस साहब आपको लगता है कि हुकूमत का रवैया ऐसा है मिल बैठने का, बातचीत करने का? देखें, अभी तक गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई है, लेकिन ये जो पहली बात कर रहे हैं एहसन इकबाल की, एक वो मैं भी कर लूँ। देखिए, एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9 है, जिसमें ये कि अगर आप कोऑपरेशन नहीं करते हैं, आपको बुलाया जाता है, आपको 10 दफ़ा बुलाते हैं, आपसे इंक्वायरी पूछते हैं, आपसे डिटेल लेते हैं, जैसे एक हफ्ता वहाँ पर टीम रही और एहसन इकबाल से तो कोऑपरेट नहीं किया, तो उसके ऊपर भी गिरफ्तारी हो जाती है। मुझे शक पड़ता है कि ये गिरफ्तारी बेसिकली उस बात की हुई है कि टू नॉट कोऑपरेट विद द नैब ऑन दिस इंक्वायरी। एक तो ये है। सेकेंड, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर अभी भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक अपनी टीम बनाएं और अपोजिशन से बैठ के देखें, जो भी पाकिस्तान के अंदरूनी इंटरेस्ट हैं, ज़रूरी लेजिस्लेशन करनी है, उसके बारे में बात की जाए, अपोजिशन को एक पेज पे लाया जाए, और उसके बाद लेजिस्लेशन ज़रूर करनी चाहिए। और ये गवर्नमेंट को एक स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट को ये ज़रूरी है कि ऐसे अपनी टीम बनाएं जो अच्छे निगोशिएटर्स हों, मॉडरेट हों, फ्लैक्सीबल हों, ताकि वो दूसरों की बात में बजाय इसके ऐसे नहीं हो जो जाके वहाँ पर और ज़्यादा हालात ख़राब हो। ये आप गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रहे हो। इसी तरह अपोजिशन को भी टीम चाहिए, पीपल्स पार्टी को, PMLN को, कि ऐसे जिनकी रिस्पेक्ट। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली चलें, ये तो एक वो बात हो गई जो हुकूमत और अपोजिशन की, पर्टिकुलरली अगर हम नून लीग की बात करें हारिस साहब, तो नून लीग का बयानिया हम देख रहे हैं कि कमज़ोर होता चला जा रहा है। मियाँ साहब बाहर गए, शहबाज शरीफ साहब भी बाहर चले गए, मरियम खामोश हैं, एक मरियम औरंगजेब ही हैं जो ज़्यादा बात करती हैं, फिर एहसन इकबाल, अब एहसन इकबाल भी गिरफ्तार हो गए। तो आपको लग रहा है कि नून लीग का बयानिया बिल्कुल ही एक तरह से ख़त्म ही होने चले जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी गलती ये है कि आपके लीडर्स क्यों बाहर जाएँ? जब आपने पर्क्स प्रिविलेज एंजॉय किए हैं, पब्लिक ऑफिस होल्ड किए हैं, अगर आपने करप्शन की, तो चलो हम बात की बात करें, देन बेटर स्टे इन द कंट्री एंड फेस एंड बी विद द पीपल ऑफ PMLN जो इस वक्त उनको ज़रूरत है। आप सारे बाहर जाके बयान दे रहे हैं, यहाँ पर आपने लोगों को लगा दिया है, ना उनको कुछ चीज़ों का पता भी होगा, वो फोर्सफुल भी नहीं होते हैं, अपने आप को इस वक्त बैकफुट पे हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ ने भी अभी जाने का वक्त आ रहा है उनका, वो भी कोशिश करी, इसलिए वो खामोश बैठी हुई हैं। तो ये चीज़ें भी देखनी, लेकिन उनको तो परमिशन नहीं दे रही ना हुकूमत। बस्सा साहब से पूछती हूँ ना, मैं नहीं जाने दे रही हूँ। बिल्कुल फैसला कर लिया हमने और उसकी रिकमेंडेशंस हम कोर्ट में पेश भी कर दी हैं। उसमें समाअत शुरू है कि आप मुझे बताइए ना, अभी जो बात आप डिस्कस कर रही हो, ब्रिगेडियर साहब जवाब दे रहे हैं कि यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ पे मौजूद थे, तो प्लेटलेट्स, पता नहीं क्लच प्लेट्स, पता नहीं क्या कहते हैं उनको, हम तो पेंडू बंदे हैं, वो ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, ये सुबह गए, शाम गए, चले गए। आज वो कहाँ गए प्लेटलेट्स, कहाँ गई रिपोर्ट्स? और वो जेम्स बॉन्ड देखना, मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं, वो वहाँ पे हेड पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप लोगों की गलती है ना, आपने पहले जाने दिया, अभी भी आप लोगों की गलती है। मरियम साहबा को आप लोगों ने रोक लिया है, जाहिर है वहाँ पे मौली मामला तो उन्होंने देखने, अब उनका इलाज भी लटक गया। मैं ब्रेक के बाद आके आपसे जरा बात करती हूँ। शौकत बसा, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक लेंगे, जरा इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला सिंध की, बड़े अरसे बाद, तो क्या कुछ अच्छा होने जा रहा है? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम बात तो कर रहे हैं एहसन इकबाल की गिरफ्तारी पर, लेकिन यहाँ पर आपको एक अहम खबर देते हैं कि राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत पर अभी फैसला महफूज कर लिया गया है और ये फैसला जो है वो कल दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा, ऐसा कहना है अदालत का। आपको बता दें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत पर यह फैसला महफूज किया गया है। उनको अब जमानत होगी या नहीं होगी, इसका फैसला होगा कल दोपहर 2 बजे, और कल दोपहर 2 बजे अदालत ये फैसला सुना देगी। जी हाँ, उनकी जमानत
की दरख्वास्त दी गई थी, जो कि खास से अरसे से गिरफ्तार हैं राना सनाउल्लाह, और इस पर नून लीग जो है वो तनकीद का बेनिशाना हुकूमत को बनाती है। लेकिन अब उनकी ज़मानत होगी या फिर नहीं होगी, इसका फैसला कल दोपहर 2 बजे तक हो जाएगा। कल ये दोपहर 2 बजे महफूज फैसला अदालत सुना देगी। राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त ज़मानत पर जी ये फैसला महफूज किया गया है। खबर सामने आ रही है, राना सनाउल्लाह से मंशियात स्मगलिंग केस के हवाले से गिरफ्तार किया गया था, और नून लीग कहती है कि कोई भी जो सबूत है वो हुकूमत पेश ना कर सकी, डैप ना पेश कर सकी। लेकिन अब जो उनकी दरख्वास्त ज़मानत है उसका फैसला महफूज किया गया है, और अब ये फैसला बताया जा रहा है कि वो कल दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा, और कल दोपहर 2 बजे पता चल जाएगा कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो उनकी ज़मानत होती है या फिर नहीं। तो फिर एहसन इकबाल साहब के हवाले से बात करते हैं। एहसन इकबाल को आज गिरफ्तार किया गया, और वही मैं पढ़ रही थी कि 2009 जब पीपल्स पार्टी के दौर में ये मंसूबा नारोवाल का शुरू किया गया था, स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स, तो उस वक्त एहसन इकबाल साहब कहते हैं मैं उस वक्त वफाकी वजीर नहीं था, लेकिन ज़ाहिर एक डेट मंसूबा था, और इस डेट मंसूबे को हमने जान डाली थी। लेकिन इसमें ये जो करप्शन है ये कैसे हो सकती है, अभी कैसे हो सकती है, ये अब उनको बताना पड़ेगा। अब उनको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर ये मंसूबा था, इसमें इतनी रकम लगी है, तो इतनी रकम कहाँ खर्च हुई, ये साहब उनको देना होगा। लेकिन हम जो सवाल उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं कि नैब और हुकूमत का क्या गठजोड़ है, और अगर नहीं है तो फिर बार बार इस तरह के बयानात वुज़रा क्यों देते हुए नजर आते हैं, और फिर नैब सिर्फ जो अपोजिशन है उनके ही लोगों पर हाथ क्यों डालती है। जिस तरह आज मरियम औरंगजेब ने कहा कि BRT मंसूबे का क्या हुआ, उसको कोई क्यों नहीं देखता, वहां के खड्डे क्यों नजर नहीं आते। तो जरा बसरा साहब से बात करते हैं। बसरा साहब, एक तो मरियम साहबा का आपने कहा जी ये फैसला हो चुका है, ये फाइनल है कि भाई मरियम साहबा को परमिशन नहीं देनी हमने, और फिर ये मेरा सवाल कि BRT मंसूबा नजर नहीं आता नैब को, और दीगर मामलात नजर नहीं आते हुकूमत। देखिए मरियम नवाज की जहाँ तक पहले आपने जो सवाल किया, हाँ जी, कि वो एक कन्विक्ट हैं, और आपको पहले पता कि जब मियाँ नवाज शरीफ बाहर गए, आपने ब्रेक से पहले एक सवाल किया था, मैं उसका जवाब दे दूँ। उसको मियाँ साहब को हमने नहीं भेजा। जब उनकी रिक्वेस्ट आई हमने कहा ठीक है, चूँकि सुबह शाम ये कहा जा रहा था, अब गए कल गए, पूरा मीडिया चीख रहा था बड़ा जुल्म है, बड़ी ज़्यादती है। हमने कहा ठीक है इलाज करवा लें, लेकिन वो अमाउंट जो जुर्माना हुआ है जो अदालत ने किया है उसका बॉन्ड में जमा करवा दें। देखा उन्होंने नहीं जमा करवाया, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो फिर आप किस तरह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने उनको भेजा। सर आप कह रहे हैं ना कि मीडिया शोर मचाता रहा, डॉक्टर्स भी शोर मचा रहे थे, सारी मचा रहे थे। यास्मीन राशिद साहिबा भी आके प्रेस टॉक करती थी, बताती थी कितने बीमार हैं। और मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमने मेडिकल बोर्ड बनाया, हाँ। खुद चीफ जस्टिस साहब इसका सो मोटो लें, और इमरान खान साहब से मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं प्राइम मिनिस्टर, और मीटिंग में भी कहा है अच्छा इसकी हमें फाइंडिंग कमेटी बनानी चाहिए, अच्छा मुतालबा कर चुके हैं, जिसमें जो हमारे लोग जिम्मेदारान हैं, जो मुलव्वस हैं मेडिकल बोर्ड के अंदर, खा वो कोई भी है, खा कोई वजीर है, खा डॉक्टर है, खा लैब वाले हैं, और मैं आपके प्रोग्राम में बैठ कह रहा हूँ तमाम फेक था, तमाम फैब्रिकेटेड थी, गलत रिपोर्ट तैयार हुई थी। उसकी टैली इस तरह होती है कि मुझे बताइए कि मियाँ साहब जब अस्पताल से गए सीधे घर गए, लंदन गए, आज तक 10 मिनट के लिए स्वाय चेकअप के अलावा किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। यहाँ तो कहा जा रहा था कि उनकी जिंदगी का पता नहीं है। तो इसके लिए अब जहाँ उनको कोर्ट ने भेजा, अब आगे मरियम नवाज की, वो किस बात पे जाना चाहती हैं, कौन सा कानून मौजूद है कि वो कहें जी कि मैं अपने बाप का पता लेने जाना चाहती हूँ। पहले उनके 2 बेटे मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया, पहले वो ना उनकी खिदमत नहीं कर सके, करें खिदमत, और दूसरा मियाँ शहबाज साहब बाहर हैं, इसलिए वो तो हमने फैसला ले लिया। अब जहाँ तक एहसन इकबाल साहब का मामला है, मैं फिर कहूँगा बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें, मैं अभी मरियम बीबी को सुन रहा था, मुझे तो खैर बड़ी डेस्परेट लगी, और बिल्कुल इस तरह था जैसे वो मर्सी पिटीशन पेश कर रही हैं, रो रही हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं, कोई उनके पास आर्गूमेंट नहीं था। एहसन इकबाल साहब के हवाले से कोई मुझे बता दें, अभी भी आप उनका शॉर्ट निकाल लें कि केस के मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू की हो। ये वही केस है, मैं सुमैया आपको बता दूं, जिसमें डीजी स्पोर्ट्स जो थे वो अरेस्ट हुए थे, मिनिस्टर इसमें अरेस्ट हुए थे जो पहली हुकूमत के थे जी। अब ये मामला आ गया है एहसन इकबाल साहब तक, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी लोग देखे ना गिरफ्तार हुए, किसी की 6 महीने बाद जमानत हो गई, किसी की 7 महीने बाद जमानत हो गई। जमानत तो कत्ल के केस में भी हो जाती है। देखना यह है कि जो रेफरेंसेस अदालतों में गए हैं उनमें अदालतें उनको बरी करती हैं, सजा करती हैं। अभी तक मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी के रेफरेंस में उन दोनों को सजा हुई है। अब बाकी केसेस ज़ेरे समात हैं, अदालतें खुद मुख्तार हैं, अदालतें जो भी फैसला देंगी। अभी राना सनाउल्लाह की बात कर रही थी, उनकी बेल पिटीशन गई है, कितना वावेला है। अगर कल अदालत उनकी जमानत ले लेती है
تو ظاہر یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں ضمانت تو ہو جاتی ہے، تو اس میں اتنا زیادہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، تحقیقات ہونے دیں. پوائنٹ ٹیکن. حارث صاحب کیونکہ آپ خود بھی نیب میں رہ چکے ہیں، آپ کو بہت بہتر طریقے سے علم ہے، تو کیا یہ جو سوال میں اٹھا رہی ہوں کہ تحقیقات کے دوران گرفتاری نیب کر لیتا ہے، کیا یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں سمیہ، بیسیکلی بات یہ ہے کہ جب نیب انکوائری کرتا ہے، اب اگر ان کے پاس ایسی ایکشنیبل ایویڈنس آتی ہے جو پروسیکیوشن کے لیے تیار ہے، پروسیکیوشن کیس ہو سکتا ہے، اور تمام گلیئرنگ اس میں جو ہوتی ہیں وہ irregularities نظر آتی ہیں، چاہے وہ کرپشن کی ہو یا مس یوز آف اتھارٹی کی ہو یا کسی کو بینیفٹ دینے کی ہو، تو پھر اس میں نیب بالکل اریسٹ کر سکتے ہیں. اور نمبر 2 ہوتا ہے کہ اگر آپ نیب سے کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں، نیب کی ٹیم آپ کے اگر وہاں جیسے نارول میں جا رہی ہے، آپ سب کو منع کر دیتے ہیں، جی اس کو کوئی اکاؤنٹ نہیں دینے ہے، کوئی انکوائری نہیں کر دینی، کوئی ڈیٹیل نہیں دینی ہے، کوئی انفارمیشن نہیں دینی ہے، لیٹ دم ایڈوکیٹ. دین آلسو نیب کے آرڈیننس میں سیکشن 9 میں یہ ہے کہ دین اگین یور اریسٹ. مجھے ابھی بھی شک ہے کہ احسن اقبال بیسیکلی اس میں اریسٹ ہوئے ہیں کہ یہ کوآپریشن میں اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہوئے ہیں. اب بات یہ کہ جو پیسہ تھا غلط تھا کیا تھا وہ بڑا کلیئر ہو جائے گا. نیب کے پاس گئے ہیں، نیب نے انکوائری کی ہے، ان کو پروسیکیوشن ہے، ڈیفینس ہے، سارے انہوں نے وٹنس لی ہوئی ہیں. دین ان کے جو کیس آفسر انویسٹیگیشن آفسر ہوگا اس نے ورکنگ کی ہوگی، اس میں یہ ٹوٹل پیسے کی ایلوگیشن تھی، یہ پیسے نے غلطی کی ہے، اتنا پیسہ کان اکاؤنٹڈ فار ہے، یہ جوڈیشل طریقے سے استعمال ہوا تو وہ کلیئر ہو جائے گا. بٹ ٹو کم آن ایئر اینڈ ٹاک اباؤٹ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر پاکستان کو غدار کہہ دینا، ایسے ریمارکس پاس کرنا، آئی تھنک یہ پولیٹیکل لیڈرز کو زیب نہیں دیتے ہیں. اور لیکن یہ بھی تو عام ہے نا کہ آج ہی انہوں نے یہ بات کی کہ نیب اور حکومت گٹھ جوڑ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کی کردار کشی کی جائے، یہ صرف اس لیے استعمال ہو رہا ہے نیب کا ادارہ. علیم خان گرفتار ہوئے تھے جی، اس وقت گٹھ جوڑ کہاں چلا گیا تھا؟ تو ایک علیم خان کا ہی تو نام ہے نا، اور کتنے نام ہیں اس فہرست میں؟ ہمارے وہ جو وزیر جنگلات تھے وہ اریسٹ ہوئے. کیسز کی فہرست لمبی ہے سر. بات سنیں، بات یہ ہے کہ ایک طرف ہے 70 سال کا دور، ایک طرف ہے صرف 5 سال کی حکومت جو کے پی میں تھی. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، جس نے لوٹا بھی، ہم نے بی آر ٹی کی بات کی، بالکل اس کی اب انکوائریز ہو رہی ہیں، سٹے بھی ہوا ہے، لیکن جو بھی ذمہ داران ہیں. لیکن آپ ایک طرف دیکھیں، اور یہ چیئرمین نیب نے بھی بیان دیا تھا، اور کامن سینس بھی استعمال کریں تو سمجھ آتی ہے کہ 70 سال والے لوگ جنہوں نے خود تو ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے، پاکستان معاشرہ غریب ہو گیا، ہمارا ہر پیدا ہونے بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض ہو گیا، 32,000 ارب کے قرضوں کے نیچے. لیکن سر وہ جو چیئرمین نیب صاحب 2 دفعہ کہہ چکے ہیں ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، کدھر تبدیل ہو رہا ہے؟ اگر اشارہ ان کا اس طرف ہے کہ اکراس دی بورڈ وہ جو لوگ جن کے متعلق کہا جا رہا ہے یا پرسیپشن ڈیولپ ہو رہی ہے، میں آپ کی پرو میں کہہ رہا ہوں سمیہ، شوکت بسرا ہو، کسی کے اوپر بھی آپ کے پاس ثبوت موجود ہے. نہیں، ان کا اشارہ کس طرف ہے سر؟ میں نہیں سمجھ پایا، مجھے سمجھا دیں. دیکھیں آپ جو ابھی کہہ رہی ہیں جو پرسیپشن ہے جی، اور حکومت کا گٹھ جوڑ ہے اور یہ ان کے لوگوں کو نہیں پکڑا جا رہا. سر یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے نا، تو میں کہتا ہوں، میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے. اچھا، جس نے لوٹا ہے خواہ وہ تحریک انصاف کا ہے. اور سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں اگر چیئرمین نیب کے پاس ثبوت موجود ہے کسی تحریک انصاف کے آدمی کے پاس، بالکل اس کو اسپیئر نہیں کرنا چاہیے. حارث صاحب بالکل اکراس دی بورڈ تو ہونا چاہیے، لیکن جو ہواؤں کے رخ کی تبدیل ہونے کی بات تھی، کیا آپ کو لگ رہا ہے تبدیل ہوئی ہیں ہوائیں؟ دیکھیں یہ انہوں نے بالکل چیئرمین نیب نے کہا تھا اور نظر بھی آنا چاہیے. آئی پرسنلی فیل کہ اگر کوئی بھی ایویڈنس، ایکچولی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ آئے ہیں کم عرصے کے اندر ابھی یہ پاور میں، تو نیب کے پاس وہ پوری پروسیکیوشن کی ڈیٹیل نہیں آئی ہوتی. انکوائری جب ہو رہی ہوتی ہے، اریسٹ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے پاس پروسیکیوشن کے لیے ایکشنیبل ایویڈنس پروسیکیوشن کی ہونی چاہیے. اگر اس پہ کوئی مسنگ لنکس ہیں جس کی وجہ سے یہ 2+2 نہیں ہو سکتا تو وہ اریسٹ نہیں کریں گے. اریسٹ اس وقت کریں گے جب پوری انفارمیشن آ جائے گی. لیکن اسٹل آئی وڈ سے کہ چیئرمین نیب کو پوری کوشش کرنی چاہیے، اپنی ٹیم کو بتانا چاہیے، جو پشاور کی ٹیم ہے، ابھی یہاں سے بڑے اچھے ڈی جی نیب کے کراچی سے گئے ہیں، سندھ سے بریگیڈیئر فاروق نصیر روان گئے ہیں، ان کے بعد ذمہ داری یاد ہوگی کہ وہ اگر ایویڈنس ملتی ہے دی مسٹ سینڈ دا کیسز اور انکوائریز ہیں، یہ انویسٹیگیشن ہے، اور اگر ایس کی ضرورت پڑتی ہے تو ضرور کریں. کم از کم یہ اپوزیشن کا جو ایک روزانے کا ایک بیانی ہے یہ ختم ہو جائے گی کہ سارا کچھ پیپلز پارٹی یا PMLN کے لیے اور پی ٹی اے کا کچھ نہیں کہا جا رہا، تو یہ بھی ہو جانا چاہیے. لیکن میرے خیال میں ابھی تک ان کے پاس وہ ایویڈنس نہیں ہوگی جس کی وجہ سے وہ اریسٹ کر سکے. اور پھر میرے خیال میں BATA کا منصوبہ جو مجھے یاد پڑا، چیئرمین نے خود کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں سٹے ہوا ہے. اب اگر سٹے ہو گیا تو اس کے آگے وہ پروسیڈ نہیں کر سکتے، یا
یہ स्टे को वकेट कराएं, फिर उस वक्त होगा, या जब स्टे ऑटोमेटिकली वकेट होगा तो उसके बाद नहीं तो स्टे क्यों लिया हुआ है? तहकीकात होने देना सर, क्या इसमें क्या बुराई है? मैं ऐड करता हूँ, ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें कही हैं, देखिए अगर वो कहते हैं कि हमारे पास BRT में करप्शन के सबूत मौजूद हैं, वो ऐसे क्यों नहीं करते? बजाय इसके कि वो आके पॉइंट स्कोरिंग करें या यहाँ कहें कि वो पकड़ा नहीं जा रहा, तो ले जाए ना, जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दें। यहाँ भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी कोर्ट में जाके चैलेंज कर दें कि ये देखेंगे, ये वाज़ेह सबूत है हमारे पास, ये लोग हैं जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? सो मेरा ख्याल कहता है कि ये चीज़ें अब उनके पास गई हैं। मैं पीपल्स पार्टी को यहाँ पे खराज तहसीन इसलिए पेश करूँगा, BRT केस में उन्होंने कोई फाइल जाके हवाले की है नैब के, बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ से कुछ सबूत सामने आते हैं तो बिल्कुल वो बंदे स्पेयर नहीं होने चाहिए। कुछ ऑपोजिशन के लोग गए हैं अदालत और उन्होंने जाके तमाम तरह जो सबूत हैं वो दिए हैं, तो अब वो स्टे जो है वो भी तो कहते हैं ना अपोजिशन के स्टे ना लेना। फिर आप स्टे लेना तो हर किसी का आईनी हक है। अगर उसमें वो ये समझते हैं कि कोई इरेगुलरिटीज कमिट हुई हैं, कोई पर्सनली विक्टिमाइज कर रहा है, तो वो तो स्टे वकेट करना है। अच्छा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। अगर हम सिर्फ नून लीग की बात करें, क्योंकि नून लीग तो यही कहती है ना कि पर्सनली जो है वो यानी कि सियासी इंतखाम का निशाना बना जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हुकूमत का तो कोई किरदार नहीं है ना इसमें। सवाल ही पैदा नहीं था। मुझे एक बात बताइए, 15 महीने पहले तक मैं भी पीपल्स पार्टी में था, दोनों पार्टियां एक दूसरे को चोर, डाकू, लुटेरा और मस्जिद दहशतगर्द कहती थी। अली बाबा 40 करोड़ कहती थी। उस वक्त तो तहरीक इंसाफ नहीं थी, उस वक्त तो नायब चेयरमैन भी कार्रवाई नहीं कर रहे थे, तो क्यों फिर एक दूसरे को ये करप्टर बददियानत कह रहे थे? क्यों कह रहे थे हमारे पास सबूत मौजूद है? और आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आप निकाल लें कि जितना क्रिटिसाइज उन्होंने जरदारी साहब को किया है और बिलावल साहब ने और जरदारी साहब ने जितना क्रिटिसाइज इनको किया है, सुबह शाम बात ही होती थी कि जी डाकू हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, वो हम उनको कहते थे, वो हमें कहते थे। सो अब अगर 15 महीने बाद कौन सा आसमान टूट गया कि दोनों जो है मिल गए हैं, दोनों कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं, आसमान टूट गया है ना, तब्दीली हुकूमत आ गई है, वो अपोजिशन में चले गए, हम बड़े पवित्र हैं, हम बड़े नेक हैं, हम बड़े पारसा हैं, तहरीक इंसाफ वालों को नहीं पकड़ रहे। इसका मतलब ये है कि वो जो मुकमका था वो जब इनका खत्म हुआ, जब इनकी चोरियां डाके पकड़े गए, तो अब इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। अच्छा, हर सब ऐसा क्यों होता है? चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर रहा हो या नून लीग का दौर रहा हो, हमने देखा कि नैब के इदारे को धमकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा अपोजिशन के लिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो नून लीग हो। के जो जिक्र अभी उन्होंने किया कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे मैं सड़कों पे घसीटूंगा और पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे, ये जो स्टेटमेंट्स थी और जो नैब के हवाले से मामलात थे, क्या वजह है कि नैब के इदारे को शायद इसीलिए बनाया गया था कि धमकाया जाए अपोजिशन को इससे? देखिए सुमैया, पहले ये होता था कि दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक गवर्नमेंट में आती थी, एक अपोजिशन में होती थी, खिलाफ भी बातें करते थे लेकिन फिर एक दूसरे को लुक आफ्टर भी करते थे, क्योंकि फिर उनको पता था कि ये भी एक मुआहिदा होता था। अब ये वाहिद है PTA की गवर्नमेंट जो करप्शन को ख़त्म करने के लिए अपने मैनिफेस्टो के अंदर लेके आई है, और अब ये पार्टी दोनों को इकट्ठा जो है वो उनमें एहतसाब कर रही है। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो रही है। सेकंड ये तो कि जिसके ऊपर भी केसेस बनते हैं, जो भी प्रॉब्लम में होता है, जहाँ करप्शन होती है, कोई केस बनते हैं, तो फिर वो यही पॉलिटिकल कहते हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमें अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहते हैं। ये एक बात है। मेरे ख्याल में इस वक्त देखिए ख़ास तौर पे ये चेयरमैन है को पीपल्स पार्टी और PMLN ने खुद सेलेक्ट किया था अपनी बामी रजामंदी से, तो इसलिए ये इस वक्त एक इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, इनको करने दें। बल्कि मैं तो चेयरमैन आपको ये कहूँगा कि आप छोटे छोटे जो केसेज हैं 5 करोड़ के 10 करोड़ के, ये वापस भेज दें। डोंट वेस्ट योर एनर्जीज और अपनी कैपेसिटी ख़राब ना करें इसके अंदर। आपके ज़्यादातर लोग पटवारी, तपेदार और ये इंस्पेक्टर और क्लर्कों के चक्रों में जब पड़े रहते हैं, ये काम ख़त्म करें, ये आपका नहीं है काम। ये सारे काम आपके प्रोविंशियल एंटी करप्शन इदारों को भेज दें, FIA आपके पास उनको दे दें और उनके अपने जो वॉचडॉग हैं उनको करने दें। लेकिन आप पढ़े मेगा करप्शन 25 करोड़ 50 करोड़ से ऊपर के केसेस जो हैं सिलेक्ट करें, पैसा उनसे रिकवर करें ताकि रिकवरी हो सके। जैसे ये आपको कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाएं। अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स है तो आप उसको वो उनको ज़्यादा लेकर आएँ। कॉन्ट्रैक्ट पे चेयरमैन हम रख सकते हैं, ये प्रोसिक्यूशन की टीम को, अच्छे लॉयर को अगेंस्ट डिफेंस के लॉयर। प्रोसिक्यूशन बहुत अहम आपने नुक्ता उठाया है हारिस साहब, मैं यही ज़रा सवाल ले जाऊँ। बसर साहब, ये बात तो हमेशा रही ना, प्रोसिक्यूशन वीक होती है, प्रोसिक्यूशन को भी मजबूत करना ज़रूरी है। आप चलें इसी केस को ले लेते हैं। एहसन साहब ने एक सवाल उठाया, वो कहते हैं जब 85% मनसूबा मुकम्मल हो गया, उस वक्त क्यों नैब को ध्यान आया कि जिसमें करप्शन हुई है और उस वक्त आपने इस केस को खोल लिया, पहले ही खोल देते ये केस? ये आपके दोनों सवाल बहुत है। पहला जो आपने कहा था ना कि जब ये नैब के गवर्नर बनाए गए थे
इसमें कतई दो राय नहीं है कि परवेज मुशर्रफ ने इसको जो नैब के कवानीन बनाए थे आर्म ट्विस्टिंग के लिए बनाए थे, लोगों को उनको पार्टियों से तोड़ने के लिए बनाए गए थे, अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए बनाए गए थे और थ्रेटनिंग थे। लेकिन मैं कहता हूँ परवेज मुशर्रफ तो चला गया, 10 साल क्यों नहीं वो कवानीन अमेंड किए गए? ये सवाल तो हम रोज उठाते हैं। मैं तो फिर अभी भी हम कह रहे हैं, अभी भी टाइम गुजरा, 15 महीने गुजर गए हैं। भाई अगर मुशर्रफ ने एक डिक्टेटर ने कानून बनाया था तो आए मिलकर उसमें बेहतरी करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ भी आपकी मैं बात से एग्री करता हूँ कि जो प्रोसिक्यूशन वाला मामला है वो बहुत वीक है। प्रोसिक्यूशन के अंदर जो चीजें एक तो मैनेज भी करते हैं लोग, उनको विन ओवर भी कर लेते हैं, गवाहान भी प्रॉपर गवाही नहीं देते हैं। मेरा ख्याल में इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है कि जी प्रोसिक्यूशन को स्ट्रांग किया जाए, प्रॉपरली गवाहान आके एविडेंस दें। और वहां पे आप देख लीजिए, सिर्फ इसको भी छोड़ दें, आप आम रूटीन में चले जाएं, जो अदालतों के अंदर केसेस समाप्त हो रहे हैं जिनमें 90% केसेस जो होते हैं वो एक्विट हो जाते हैं, लोग बरी हो जाते हैं। ऐसा ही मेन रीजनिंग क्या है? कई केसेस मैंने खुद, चूंकि मैं वकील हूँ, कई केसेस में देखा है कि गवाह को थ्रेट किया जाता है, उनको आने नहीं दिया जाता, कहीं पे राजीनामे हो जाते हैं। अभी ये साहिवाला वाला मामला था, कितना बड़ा इश्यू था, उसके ऊपर क्या हुआ? जितने उनके वर्षा थे वो मान गए, राजीनामा हो गया। 53 गवाह थे जो मुनारिफ हुए, 53। वही मैं कह रहा हूँ, वो गवाह मुनारिफ हुए, उसके बाद फिर हुकूमत को मजबूरन जाना पड़ा अपील के अंदर। सो हमें प्रोसिक्यूशन को भी बेहतर करने की जरूरत है, नैब लॉज को चेंज करने की जरूरत है, ताकि इसके अंदर बेहतरी से बेहतरी आनी चाहिए आइंदा आने वाले दिनों में। और जो एहसन इकबाल वाली 85% वाली बात कही, इससे मैं इसलिए एग्री नहीं करता। देखिए होता ये है कि ये मामला अब से नहीं चल रहा, ये कम अज कम मैं आपको कह रहा हूं कि जो डीजी पकड़े गए थे, उनका नाम मेरे अब जेहन से निकल रहा है, वो पकड़े गए थे पिछली हुकूमत के दौरान। पिछले जो मिनिस्टर साहब थे उनको नैब ने बुलाया था। ये मामला 2-2.5 साल से चल रहा था, तमाम चीजें जो सिक्योरिटाइज की जा रही थी। अब जब एहसन इकबाल साहब ने तो खुद कहा, तो वो तो मरियम साहिबा कह रही हैं उन्होंने बात नहीं मानी इमरान खान साहब की, इसीलिए हुआ है सारा कुछ। बस आखिर पे आके यही मैं तो कह रहा हूँ कि सुबह उठती हैं ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान, रात जब आप टीवी स्विच ऑफ करते हैं इमरान खान। उसकी वजह देखें, अच्छा भला काम चल रहा था, मामला वो उनको नहीं पूछ रहे थे, वो उनको नहीं पूछ रहे थे, इदारों को घर की लौंडी बना लिया गया था, तो आप लोग नाइट मेयर बन गए उनके लिए, वैसे ही इदारे ज़र खरीद गुलाम बने हुए थे। अब इमरान खान साहब जब से आए हैं, इवन मैं देखें इंसान है, हर किसी में कमी कुताही होती है। खान साहब तो अपनी पार्टी के अंदर भी जो लोगों के ऊपर सवालात उठे, जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, उनको उन्होंने अलग कर दिया, मिनिस्टर्स गिरफ्तार हुए। सो इंशाल्लाह वक्त के साथ तब्दीली आएगी और पाकिस्तान तभी आगे बढ़ेगा कि जब पाकिस्तान के अंदर ये करप्शन का खात्मा होगा। इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। करप्शन का खात्मा तो फिर अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ना। बसर साहब सिर्फ एक ही ग्रुप तो नहीं करप्शन कर रहा होगा, दीगर ग्रुप भी तो करप्शन कर रहे होंगे ना। अक्रॉस द बोर्ड तो हर करप्शन तो छोटे से लेके बड़े लेवल तक होती है। पाकिस्तान में हुआ ये है, यहाँ पे दिहाड़ियां लगी हैं, यहाँ पर कमीशन खाए गए हैं, यहाँ पर कट्स रखे गए हैं, यहाँ पर इसलिए तो मैं बताता हूँ ना, जो रूलिंग एलीट है आप उसको देख लें, उनके तो पाकिस्तान के दुनिया के हर जगह उनके महल्लात भी हैं, कारोबार भी हैं। आज अगर कर्जे में डूबा हुआ है तो पाकिस्तान डूबा हुआ है, गरीब आवाम डूबी हुई है। तो इसलिए जो भी लोग इक़्तिदार में रहे, उनका किसी भी इदारे से तल्लुक है, इवन जब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे यहाँ पर 4 लोग, उनके साथ जो टीम अभी हम केस का जिक्र कर रहे थे, इसलिए तो कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ को तो आपने तख्तादार पे लटका दिया। भाई आप वो लोग जिन्होंने पीछे किताबें हलफ लिया, उनको लीगलाइज किया, जो हम में से सियासतदान जो माथे पे कलंक का टीका है मैं समझता हूँ, जो उनके साथ गए, तमाम को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, तमाम को इंटेरोगेट होना चाहिए कि कहाँ-कहाँ आप लोगों ने जायदादें बनाई, कहाँ-कहाँ माल बनाया। बिल्कुल ये होना चाहिए। पॉइंट टेकन। समअप कर दें जरा हारिस साहब, आप भी ज़ाहिर है, अब क्या वाकई ये जो गिरफ्तारियां हैं इनसे ही रिकवरी हो जाएगी और इनसे ही करप्शन का मुल्क में खात्मा हो जाएगा, ये काफ़ी होगा? देखिए अब बात ये है नैब के ऊपर है कि जितने लोगों को अरेस्ट किया हुआ है, इट मस्ट भी डिलीवर करना है कि आपने रिकवरी क्या किया है। पाकिस्तान के अवाम उस वक्त खुश होंगे और सेटिस्फाइड होंगे जिस वक्त ये पता चलेगा कि ये इल्ज़ाम था और ये पैसा रिकवर हुआ है। ये अभी तक हमें किसी को नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब से ऊपर क्या लायबिलिटी डाली है या पीपल्स पार्टी के ऊपर क्या डाली है, मुख्तलिफ रहनुमाओं के ऊपर क्या डाली है, और अल्टीमेटली अब इस वक्त इकबाल एहसन के ऊपर डाली। ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड ये कि एक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी प्रॉब्लम नैब के लिए कर दी, वो ये थी कि एक वॉलंटरी रिटर्न होता था कि आप पैसा जमा करा देते थे, आप पे सज़ा नहीं मिलती थी या आप कॉन्विक्ट नहीं होते थे। वो बेशक गवर्नमेंट ऑफिशियल पे रखते हैं, लेकिन इन्होंने सबको वो ख़त्म कर दी और वो बिल्कुल
अब ये पॉलिटिशियन के लिए प्रॉब्लम ये है, बिजनेसमैन के लिए अगर वो प्ली बार्गेन करते हैं तो कॉन्विक्ट हो जाते हैं, उसके बाद उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। बिजनेसमैन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सरकारी काम नहीं कोई ले सकता, तो इसको भी रिवाइज करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में यहाँ नैब को चीज़ है उसको भी जाते दोबारा रिव्यू में और बताते हैं कि वॉलंटरी रिटर्न क्यों है। अगर आज वॉलंटरी रिटर्न होती है, मैं आपको बता रहा हूँ 75% पैसा अभी तक रिकवर हो गया होता है। दिस इज़ द मेन इशू जिसकी वजह से पैसा रिकवर नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो प्ली बार्गेनिंग करते हैं, कॉन्विक्ट हो जाते हैं, इससे बेहतर वो कहते हैं रेफरेंस डाल दो। तो इसका मतलब ये है कि इन गिरफ्तारियों से उस वक्त तक कोई फायदा नहीं जब तक रिकवरी ना हो। दैट्स द मेन पॉइंट। और इसी पॉइंट के साथ आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आयशा शुक्रिया, शौकत बसर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी पॉइंट के साथ अपने शो का इख्तिताम करूंगी। गिरफ्तारियां होनी चाहिए, तहकीकात भी होनी चाहिए, लेकिन उस तहकीकात और गिरफ्तारियों के जो असल जुज है वो है रिकवरी, और उसी से हमारे कौमी खजाने को फायदा होगा। इसी पॉइंट के साथ इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।